है ना, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मानव शरीर है ना, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल होती है ना। सेल के बारे में हमें पता लगा। सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, क्रोमोसोम, है ना। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स। और इन न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, ये चीजें हमें कल क्लास में बताया था मैंने और यहाँ फिर बता दे रहा हूँ। एक तो होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए, ठीक है ना। इन डीएनए और आरएनए को हम कह सकते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास, ठीक है ना, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और इन न्यूक्लिक एसिड में यानी कि जो डीएनए है और आरएनए है, इनमें क्या होता है, इनमें क्या क्या चीजें होती है बेटा, बताओ जल्दी से। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को इसमें। इस डीएनए और आरएनए में होता क्या है, इन डीएनए और आरएनए में क्या क्या चीजें होती हैं, चार हमारे पास क्या होते हैं। देखो इस डीएनए को बनाने के लिए हमें चार चीजों की आवश्यकता होती है, और वो कौन कौन सी हैं, देखो, जिनको बोलते हैं क्षारक। क्षारक होते हैं, चार प्रकार के क्षारक होते हैं, ठीक है ना। और वो क्षारक कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, उन क्षारकों कौन कौन से होंगे, वो चार क्षारक होते हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, देखो, एक तो है एडेनिन, डीएनए को बनाने के लिए। दूसरा है ग्वाइनिन, तीसरा है साइटोसिन और चौथा क्या है, थाइमिन है, ठीक है ना। और आरएनए भी चार क्षारकों से बनते हैं, जिसमें क्या होगा, प्रथम तीन तो समान रहते हैं, जैसे एडेनिन भी होगा, ग्वाइनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा। लेकिन थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये तो हमें पता लग गया है ना। और इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो यहाँ ये क्या है बेटा, ये डीएनए है और ये आरएनए। इनमें हमारे पास एक तो होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडीन, है ना। प्यूरिन कौन से होते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन सर। बिल्कुल एडेनिन और ग्वाइनिन। एडेनिन और ग्वाइनिन होते हैं प्यूरिन्स, और एडेनिन और ग्वाइनिन। और पिरिमिडीन क्या होंगे, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे। ये प्यूरिन्स और पिरिमिडीन दो वर्गों में इसको बांटा गया है ना। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ संरचनाएं मैंने बताई थी कल डीएनए के। देखो डीएनए में हमें क्या होता है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इनमें हमें इनकी जरूरत पड़ती है। देखो एक तो चाहिए हमें फॉस्फेट, फॉस्फेट अणु है, ये देखो फॉस्फेट, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फेट का जो अणु होता है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से जो बना हुआ है ये फॉस्फेट अणु, ये क्या होता है, एक तो ये चाहिए होता है। दूसरा हमें राइबोज शर्करा चाहिए। तो राइबोज शर्करा दो प्रकार की होती है, एक होती है डीऑक्सी राइबोज और एक होती है राइबोज, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये राइबोज शर्करा का फॉर्मूला ये है। डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अलग अलग जो हमारे पास है, जैसे थाइमीन है, थाइमीन का फॉर्मूला ये है, एडेनिन का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, यूरेसिल का फॉर्मूला ये, साइटोसिन का ये है और ग्वाइनिन का ये। इनको लेकर के हम क्या करते हैं, इनको लेकर के बनाते हैं हम डीएनए, ठीक है ना। और डीएनए बनाने से पहले कुछ, देखो ये है हमारे पास कुछ शब्द और है, डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए बनता कैसे है, उसको सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले उसको सीखने से पहले कुछ चीज है बेटा जो हमें समझनी होगी। पहले हमें समझना होगा न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूक्लियोसाइड ही कहते हैं बेटा इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड्स, किसी को मालूम है बेटा, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, सर न्यूक्लिक अम्ल की इकाई। नहीं, न्यूक्लियोसाइड तब होता है बेटा कि जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेस है,
कौन से हैं? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार इनको बोलते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन क्षार। यदि हम क्या करें, मान लीजिए नाइट्रोजन क्षार लेते हैं, कोई भी नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हमारे पास? नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से बेटा? ये बहुत टेक्निकल बता रहा हूं आप लोगों को। नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, बिल्कुल, साइटोसिन और थायमिन। थाइमिन। इन चारों के साथ देखो, जो नाइट्रोजन क्षार के साथ जब क्या हो, क्या जुड़ा हो, कोई पेंटोज सुगर जुड़ा हुआ, देखो ये क्या है बेटा? पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजन के साथ जब पेंटोज शर्करा जुड़ी होती है तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। ये देखो न्यूक्लियोसाइड ये है। ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस के साथ, नाइट्रोजन क्षार के साथ जब भी क्या होता है, कोई भी क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन क्षार, जिसको हम क्या होगा, पेंटोज शर्करा का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। समझ में आया? ये आया बेटा? यानी कि न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखला में बेस और शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जो बेस है, एक तो बेस है जो क्षार है, और शर्करा इकाई को, ये शर्करा इकाई, ठीक है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? यदि आपके पास न्यूक्लियोसाइड्स आता है तो आप बता दोगे कि कोई भी नाइट्रोजनी क्षार के साथ जब शर्करा जुड़ी रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्लियर? याद हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ? नाइट्रोजनी क्षार के साथ जब कोई शर्करा जुड़ी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? ये तो हुआ बेटा न्यूक्लियोसाइड्स। अब दूसरा देखो, इसमें क्या होगा, ये इसी की प्रोसेस में, डीएनए के बनने की प्रोसेस में है बेटा, है ना। डीएनए कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस है। तो हमने सिंपल कहा कि जो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन, जैसे यहां पर ये क्या है, इसको पहचानो बेटा, ये कौन है? ये क्या है बेटा? ये एडिनिन है। इसको क्या बोलते हैं? एडिनिन। ये क्या है? एडिनिन। इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनिन। ठीक है ना, ये एडिनिन है बेटा। तो एडिनिन के साथ हमने पेंटोज शर्करा को जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स। क्योंकि ये कैसा है? डीऑक्सी शर्करा है। इसमें देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, इसलिए दिखा नहीं रखा उसने। यहां OH से क्या हो गया? एक हाइड्रोजन गायब हो गया। यदि राइबोज शर्करा होती तब भी क्या होना था? इसने न्यूक्लियोसाइड होना था, है ना। तब कैसे होता? राइबोज न्यूक्लियोसाइड्स होता। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? यस नो? आगे बेटा, आप लोग हाँ ना ना बोल रहे। फिर बता दो। इसमें क्या होगा बेटा, जब हम न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? माना ये क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो हमने सिंपल क्या करना है, नाइट्रोजनी क्षार के साथ, नाइट्रोजनी क्षार के साथ क्या होता है, जो नाइट्रोजनी क्षार होगा, नाइट्रोजनी क्षार के साथ क्या जुड़ा होगा? शर्करा। राइबोस या राइबोस शर्करा या डीऑक्सी राइबोस शर्करा, है ना। हम क्या लिखेंगे? डीऑक्सी राइबोज, राइबो शर्करा का जुड़ा होना, जुड़ना ही क्या कहलाता है हमारे पास? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि बेस शर्करा इकाई, बेस तो हो गया क्या? क्षार शर्करा इकाई, इसको हम कह सकते हैं क्षार शर्करा इकाई को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्षार शर्करा, ये सिंपल लाइन में, एक लाइन में, इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कब कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड? जैसे हमने एडेनिन लिया,
माने ये क्या था बेटा यहाँ पर एडेनिन, और उसके साथ हमने किसको जोड़ा, पेंटोज शर्करा को जोड़ा, तो ये दोनों मिलाकर के क्या कहलाए अब न्यूक्लियोसाइड। ये एडेनिन था, इसके साथ हमने पेंटोज शर्करा जोड़ा, तो अब दोनों मिलकर के क्या कहलाए न्यूक्लियोसाइड। ग्वाइनिन था, हमने इससे क्या जोड़ा पेंटोज शर्करा जोड़ी, वो क्या कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। साइटोसिन था, उसके साथ हमने शर्करा जोड़ा, ये भी क्या कहलाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लियोसाइड्स कह सकते हैं, है ना। थाइमिन था, उसके साथ हमने जोड़ा शर्करा को, ठीक है ना, डिऑक्सीराइबोज शर्करा को, तो क्या कहलाया न्यूक्लियोसाइड। अब आया बेटा समझ में, जब जो है इन क्षारों के साथ शर्करा जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोसाइड। आ गया समझ में। जी सर। और बच्चों को बेटा दीक्षा आ गया समझ में। यानी कि सिंपल एक लाइन है बेटा कि हमने क्या करना है कि जो नाइट्रोजन क्षार है, हमें नाइट्रोजन क्षार मालूम है, और उनके साथ शर्करा यदि जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुई, दूसरा नंबर है न्यूक्लियोटाइड, ये लिखो न्यूक्लियोटाइड। अब साइड तो हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन क्षार प्लस उसके साथ शुगर, है ना, पेंटोज शर्करा। अब वो डीऑक्सी भी हो सकती है और ऑक्सी भी हो सकती है ना, राइबोज शर्करा भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है ना, कोई भी शर्करा जोड़ सकते हैं। तो देखो अब इसमें देखो, यदि राइबोज शर्करा हुआ तो आरएनए बनेगा, और डीऑक्सी राइबोज हुआ तो डीएनए बनेगा, है ना। तो दूसरा नंबर देखो, अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड किसे कहेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक तो क्षार जुड़ा होगा, क्षार तो सभी को पता है, प्लस दूसरा क्या होगा शर्करा होगी। यदि इतना ही रखेंगे तो क्या हुआ बेटा ये, तब न्यूक्लियोसाइड हुआ। लेकिन जब क्षार प्लस शर्करा प्लस देखो फॉस्फेट अणु, देखो क्या है फॉस्फेट, जो हमारे पास फॉस्फेट है, यदि वो भी जुड़ा है तो तब ये कहलाएगा, पूरा मिलाकर के कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड्स। ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। कब होगा, जब बेस शर्करा और फॉस्फेट इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्लियर, समझ में आए या नहीं आए पहले बताओ। जहां पर बेस होगा, जैसे माना हमने क्या लिया एडेनिन लिया, ठीक है ना, फिर ये शर्करा जोड़ी, देखो शर्करा पेंटोज शर्करा जोड़ी, फिर हमने क्या किया पेंटोज शुगर हुआ, फिर क्या किया हमने फॉस्फेट अणु जोड़ा, तो ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाया अपने आप में न्यूक्लियोसाइड्स कहलाए। क्या कहलाए न्यूक्लियोटाइड्स कहलाए, सॉरी साइड कह रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स। देखो यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये एडेनिन है, कितना ही है एडेनिन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ बेटा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मैंने कल बताया था, दो प्रकार की शुगर बताई थी कल, है ना, ऐसे करके बनता है, देखो ऑक्सीजन यहाँ होता है ऐसे करके बनता है, जिसमें मैंने और भी अणु देखे थे, है ना, ऐसे करके बनाया था पेंटोज शुगर। और इसमें हमने क्या किया था OH, और यहाँ इस टाइप से CH2H, और इस टाइप से किया था, है ना, तो यहाँ CH2H लिखा था, ठीक है ना, यहाँ H लिखा था ऐसे करके, यहाँ OH लिखा था, यहाँ H लिखा था। इस वाले में क्या किया था, इसमें मैंने कहा था यदि डीऑक्सी है तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे दोनों तरफ। ये देखो बेटा ये पेंटोज, ये डीऑक्सी राइबोज, यहाँ पर दोनों तरफ जुड़े हैं, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन दिखा नहीं रहे हम उसको, ठीक है ना। ये देखो ये पेंटोज शर्करा है, और ये कौन सी वाली डीऑक्सी राइबोज है। राइबोज वाले में क्या होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ नीचे वाले में OH होगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है ना, राइबोज में OH होगा, बाकी में नहीं होगा। और साथ साथ में देखो फॉस्फेट अणु भी जुड़ा हुआ है, तो तब ये क्या कहलाया, इसने न्यूक्लियोसाइड्स कहलाया, टाइड्स सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स कहलाया। क्या कहलाए न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है न्यूक्लियोसाइड में क्या है, देखो एडेनिन है केवल, और पेंटोज शुगर है, ये उदाहरण के रूप लिए है। और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हुआ बेटा, एक तो क्या है एडेनिन है, और दूसरे पेंटोज शुगर है, फिर फॉस्फेट के अणु है, ये क्या है फॉस्फेट का अणु। तो ये टोटल मिलाकर के इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होंगे, बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, और फॉस्फेट का अणु। अब इस प्रकार से देखो ये चेन बन गई,
ये चेन फॉर्म हो गई इसकी, कि पहले एडेनिन है, फिर पेंटोस शर्करा है, फिर क्या बना, फॉस्फेट का अणु। ठीक है, तो ऐसे जुड़ते चले जाते बेटा, और जुड़ते जुड़ते क्या बना देता है, ये बन जाता है डीएनए की संरचना। देखो कितनी खतरनाक डीएनए की संरचना है। ठीक है ना, देखो यहां पर डीएनए की संरचना में क्या है, यदि हम इसको देखें, देखो यहां पहले न्यूक्लियोसाइड्स भी थे, न्यूक्लियोटाइड्स भी है। ठीक है ना, और तब जाकर के डीएनए की संरचना बनी हुई। देखो बेटा यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, एडेनिन है, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एडेनिन है इतना। क्लियर। उसके बाद यहां जुड़ा हुआ है, देखो ये पेंटोस शुगर है और डीऑक्सीराइबोज है। फॉस्फेट का अणु है, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ। देखो ये नीचे की तरफ, ये इससे लगे हुए हैं, देखो यहाँ ये इससे दो अणु जुड़े हुए हैं, है ना। और इस जो फॉस्फेट के अणु, फिर क्या जुड़ा है यहाँ पर, ये देखो शुगर जुड़ा, फिर इधर कौन सा जुड़ा, ये फिर एडेनिन जुड़ा। समझ में आ रहा है, एडेनिन। इधर की तरफ देखो, एडेनिन से कौन जुड़ा रहता है, थाइमिन, है ना, एटी होता है ना, डबल बॉन्ड से। तो इनके बीच द्विबंध बनेंगे बेटा। देखो यहां से क्या होगा, इसमें से H2O निकलेगा, देखो H2O यहां से मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड से इससे जुड़ेगा, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड से। फिर इधर की तरफ देखो, यहाँ पर क्या है, ये थाइमिन है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये थाइमिन का फॉर्मूला है। इसको मैं दूसरे कलर में करता हूँ, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड संरचना है। ये क्या है यहाँ पर, ये दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है, ये थाइमिन है। ठीक है, ये फिर क्या है, पेंटोस शर्करा है, ये फॉस्फेट अणु है, फिर क्या है, शर्करा है, फिर क्या है, यहाँ थाइमिन है। तो अब देखो किस प्रकार से संरचनाएं बन रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है, फिर इससे जुड़ा हुआ है कौन, शुगर, पेंटोस शुगर, फिर ऊपर की तरफ फॉस्फेट का अणु, ये आगे जोड़ेगा ना इसको, और नीचे भी क्या जुड़ा है, फॉस्फेट का अणु। फिर ये फॉस्फेट का अणु किससे जुड़ा हुआ है, शुगर से, शुगर फिर किससे जुड़ा हुआ है, एडेनिन से। इधर क्या जुड़े हुए, डबल बॉन्ड से, थाइमिन। इधर फिर क्या हुआ, फिर ये शुगर से जुड़ा हुआ, ऊपर के अणु फॉस्फेट का अणु, नीचे भी क्या है, फॉस्फेट का अणु। फिर ये फॉस्फेट का अणु फिर पुनः किससे जुड़ा है, शुगर से, शुगर फिर किससे जुड़ा है, थाइमिन से, थाइमिन किससे, डबल बॉन्ड से। ऐसे ऐसी संरचना बन रही बेटा किसकी, डीएनए की। जो डीएनए हम डबल हेलिक्स मॉडल लेते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल में क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था बेटा इसको, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। ये डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना थी, ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। देखो इस प्रकार, ठीक है बेटा, ये बना इस प्रकार। और यहां पर क्या हो रखा है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना बेटा, ये कितना होता है, 21 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है, और एडेनिन से यहां जुड़ा हुआ है कौन, थाइमिन, ऐसे जुड़ा हुआ है। यहां क्या हो रखा है, यहां पर यदि डबल हेलिक्स में देखेंगे, तो पहले क्या है इसमें जुड़ा हुआ, एडेनिन से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, सब कंफ्यूज हो गए बेटा, है ना। फॉस्फेट अणु, ये पी को मतलब फॉस्फेट अणु, फिर शुगर, फिर यहाँ क्या होगा, फिर एडेनिन, फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं ऐसे। देखो ये डबल बॉन्ड से, है ना। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से। फिर क्या यहाँ जुड़ा होगा, थाइमिन। ये क्या जुड़ा होगा इधर की तरफ, शुगर से, शुगर किससे, फॉस्फेट अणु से, फॉस्फेट अणु किससे जुड़ा होगा, शुगर, शुगर इससे जुड़ा होगा। यहाँ फॉस्फेट का अणु ऊपर नीचे, है ना। फॉस्फेट पे क्या है, यहाँ देखोगे तो इस टाइप से, शुगर पे क्या है, एक ऊपर नीचे। यहाँ ये शुगर से फिर क्या, मान लीजिए आप जी जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं यहाँ, फिर फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा, फॉस्फेट किससे जुड़ेगा, फिर शुगर से, शुगर किससे जुड़ेगा, ग्वाइनिन से, ग्वाइनिन किससे जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, सी, साइटोसिन से, साइटोसिन किससे जुड़ेगा, देखो यहाँ से फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा, फिर फॉस्फेट किससे, शुगर, फिर इसी टाइप से नीचे बढ़ता चला जाता है। ये समझ में आया या नहीं आया, चलिए बताओ। डीएनए की संरचना आई बेटा समझ में या नहीं आई, आप लोग कुछ बोल ही क्यों नहीं रहे हो? किसी की समझ में नहीं आया बेटा, जी सर आए। आ गए ना। तो
इस प्रकार से क्या होता चला जाएगा, ये बेटा डीएनए, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार की जब संरचनाएं बनती हैं तो वो डीएनए की संरचना कहलाती है। ठीक है ना, ये मेन चीज आपको समझना था। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड तब कहते हैं कि एक नाइट्रोजन क्षार होगा, कोई भी क्षार हो सकता है बेटा, उसमें एडेनिन हो सकता है, ग्वाइनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। इन क्षारों के साथ जब क्या होगा, सिंपल क्या जुड़ा होगा, शुगर का अणु जुड़ा होगा, शर्करा जुड़ी होगी, तो उस दोनों को कंबाइंड रूप में हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इन दोनों को हम कंबाइंड रूप में न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है ना, यदि हम इसके साथ शुगर जोड़ दें तो न्यूक्लियोसाइड्स। यदि हम कहें एडेनिन, शुगर एंड फॉस्फेट, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे बेटा अब इसको, न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। जब हमारे पास ग्वाइनिन और साइटोसिन दोनों दिखाई दिए, केवल इतने दिखाई दिया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्वाइनिन न्यूक्लियोसाइड। और हैं? हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल चीजें थी बेटा जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोग भूलेंगे नहीं इसको, है ना, ये याद रखना कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुआ, ये दोनों यूनिट्स जो है इसमें आती है। ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने ये चीजें पढ़ी थी। अब देखो बेटा, ये देखो है ना, यहाँ पर इस प्रकार से भी दिखाया गया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें संख्याएं होती हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर उनको बांटा गया। देखो कार्बन यदि हम देखेंगे, मेन जो फॉर्मूला है ये है राइबोज शर्करा का। ये किसका शर्करा का है बेटा, राइबोज शुगर का फॉर्मूला ये है, और डीऑक्सी राइबोज का ये है। देखो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ OH दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ H दिखाई दे रहा है, बाकी सेम है दोनों फॉर्मूले, कहीं कोई अंतर नहीं है कहीं कोई अंतर। यहाँ पर जो पहला नंबर का कार्बन है वो ये है, देखो पहला नंबर का कार्बन है, ये एनसीईआरटी बुक से बता रहा हूँ आप लोगों को। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का कार्बन है, पांचवें नंबर का कार्बन बाहर है। ठीक है ना, तो ये है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इसकी न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचनाएं हैं, देखो ये इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि किसी क्षारक के शर्करा की स्थिति क्या होती है, जुड़ने से निर्मित इकाई न्यूक्लियोसाइड्स कहलाती है। जब क्षारक के साथ क्या जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा बेटा, शर्करा जुड़ेगी। देखो क्षारक के शर्करा की एक स्थिति पर जुड़ने की से निर्मित इकाई को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। जो पहली इकाई है, यहाँ पर देखो ये है पहली इकाई, है ना, इस पहली इकाई पर क्या जुड़ेगा, जब कोई शर्करा के साथ क्या जुड़ेगा, क्षारक जुड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसाइड। और क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बन, देखो कार्बन हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आदि से अंकित किया जाता है। देखो शर्करा 1 हो गया, 2, 3, 4, इस प्रकार से अंकित कर रखे हैं इसमें। ठीक है ना, जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश में 5 स्थिति से बनता है, पांचवी स्थिति, ये देखो ये पांचवी स्थिति है। ठीक है ना, किससे बनता है, देखो न्यूक्लियोसाइड से। जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश 5 स्थिति से बनता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। तब क्या कहलाएगा, देखो किससे जुड़ेगा, ये फॉस्फेट से जुड़ेगा, है ना, तो तब ये न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होता है। कब होगा, जब इससे पांचवी से, ये पांचवा है ना यहाँ पर, इससे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट का अणु जुड़ेंगे ऐसे। ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश 5 स्थिति से बनता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। देखो अब इस टाइप से देखो, ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये देखो पहली स्थिति ये थी जहां क्षारक जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्षारक माने एडेनिन हो सकता है बेटा, ग्वाइनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। पहली स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, क्षारक। फिर शर्करा जुड़ी है, देखो ये शर्करा है। फिर क्या जुड़ा हुआ है, देखो ये पांचवी स्थिति, यहाँ पर जो था ना पांचवी स्थिति, ये देखो पांचवी स्थिति पर इस पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा, फॉस्फेट अणु जुड़ा। अब क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। ये कहता है पहली स्थिति पर कौन जुड़ा, पहली क्षार स्थिति से। क्षार जुड़ा, है ना, क्षार के साथ क्षार जुड़ा। और पांचवी स्थिति पर कौन जुड़ा,
फॉस्फेट के अणु, ठीक है ना। तो ये है, देखो ये न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फो डाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं। और जो पेंटोस शर्करा, देखो पेंटोस शर्करा 5 तथा 3 कार्बनों के मध्य स्थित होती, 5 और 3 के बीच, देखो यहाँ 5वां ये है और 3 कार्बन है, यहाँ पर इसके बीच होती स्थित होती है ना। और प्रारूपिक इसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स, निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं, ये 5वें कार्बन है, ठीक है ना। और ये देखो ये तीसरा कार्बन है, देखो फिर तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, देखो फॉस्फेट अणु, देखो एक 5वें पे जुड़ रहा है, फिर नीचे ये दूसरे वाले से जुड़ेगा ना, तो ये 5 तीसरे वाले से जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो ये शर्करा का जो तीसरी पोजीशन है, देखो ये 5वीं पोजीशन पर यहाँ जुड़ा, पहली पोजीशन पर क्षारक जुड़ा, दूसरी पोजीशन ऐसी रही, फिर तीसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा, नीचे जो फॉस्फेट अणु, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट अणु जुड़ते हैं ना, जैसे हमने कहा एडेनिन है, फिर हमने सुगर जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, फॉस्फेट अणु जोड़ा, फॉस्फेट अणु के बाद क्या जोड़ा, सुगर जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, कोई ग्वानिन जोड़ा, जैसे माने इस टाइप से हमने ए और टी इस तरफ जोड़ा, ये देखो जी और सी इधर जोड़ा, है ना। तो देखो बेटा यहां से क्या हुआ कि यहाँ पर जो सुगर है, सुगर मीन शर्करा, एक तो पहले क्षार से जुड़ी, क्षार से तो पहले पोजीशन पर जुड़ेगी, देखो ये पहले पोजीशन जुड़ी हुई, पहले वाले कार्बन से जुड़ी, फिर क्या हुआ, दूसरे कार्बन से क्या हुआ, दूसरा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट अणु एक ऊपर की तरफ और जुड़ेगा, ऊपर भी तो जाएगी श्रृंखला, तो ये क्या होगा, ये पहले पोजीशन वाला कार्बन जुड़ेगा सुगर का, सॉरी 5वीं पोजीशन वाला, ये 5वीं वाले से जुड़ेगा ऊपर वाला, लेकिन जो नीचे वाला है ये तीसरे नंबर पर जुड़ेगा, ये देखो तीसरा नंबर है ना यहाँ पर, इससे जुड़ा हुआ, देखो इससे जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से क्या बना देता है बेटे, न्यूक्लियोटाइड, है ना। 5वीं और तीसरे के मध्य क्या होते हैं, पेंटोस शर्करा जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 5वीं और तीसरे पे क्या होंगे, नए ग्रुप, देखो यहाँ पर 5वीं पर भी जुड़ा और तीसरे पे फिर फॉस्फेट का अणु जुड़ा, है ना। और फॉस्फेट का अणु फिर क्या आगे बढ़ाता चला जाएगा, जो नीचे वाला होगा, देखो ये फॉस्फेट का अणु यहाँ जुड़ेगा, पर जुड़ेगा किससे, शर्करा से, यहाँ से जो जुड़ने वाला होगा ये तीसरी पोजीशन पे जुड़ेगा, ऊपर वाला तो 5वीं पे, और नीचे वाला क्या होगा, तीसरी पोजीशन पे। तो इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ती हुई चले जाती है, ठीक है बेटा। तो ये था डीएनए। और आरएनए में भी सेम कंडीशन होती है बेटा, इस आरएनए में भी कोई डिफरेंट अलग नहीं होता है, इसमें भी वही न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। और वही डीऑक्सीराइबोस है, ये तो राइबोस शर्करा है क्या, नहीं, हाँ राइबोस, ये तो राइबोस है, देखो ये राइबोस शर्करा है ना। अब डीऑक्सीराइबोस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये डीऑक्सीराइबोस होगा, ये देखो इसमें वो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर CH2H है ना, लिखा हुआ वहां पर है ना, लेकिन यहाँ पर ये दिखा नहीं रखा, ये CS2 है बेटा, ये जो बैंड इसने काटा हुआ ना यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे बैंड करके ऐसे, तो ये CS2 के फॉर्म में, समझ आ गया होगा। ये था बेटा डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है ना। डीएनए अंगुली छाप मैंने बता दिया था आपको क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग वाला डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर एक जो यदि इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, क्या कहता है, देखो ये कहता है किसी व्यक्ति में, देखो किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, माने एकदम अलग होता है, ये लाइन को देखो, ये इसी लाइन को देखना है ना, ठीक है ना। ये क्या होता है, अद्वितीय होता है, माने अलग, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तथा इस इसको ज्ञात करना क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छाप कहलाता है, इस अंगुली छाप को ज्ञात करना क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छाप कहलाता है, ठीक है ना। अब ये कहता है कि प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, देखो प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, तथा इसे किसी की द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, किसको, किसको परिवर्तित नहीं कर सकते बेटा, जो क्षारकों का अनुक्रम है, किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का जो अनुक्रम है वह अद्वितीय होता है, तथा इसको ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, डीएनए अंगुली छाप कहलाता है, ठीक है ना। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है, इसे किसी भी इलाज के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और इसी को कहते हैं डीएनए अंगुली छाप, है ना। ये डीएनए अंगुली छाप है। लेकिन यदि देखो क्या कहता है, इससे पहले लाइन देखो, यहाँ तो आप डेफिनेशन कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ,
देखो यहां से हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं बेटा, है ना। किसी, ये देखो, जैसे किसी व्यक्ति के में डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। ठीक है ना। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है। ठीक है ना। और तथा इसे किसी इलाज के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा यदि हम देखें इसको इसको दूसरे रूप में, यदि हम और रूप में देखें तो देखो यहां पर क्या कहता है बेटा, ये डेफिनेशन नहीं हो सकती, है ना। यह देखो, यह प्रत्येक जीव के लिए अद्वितीय होता है। प्रत्येक जीव के लिए क्या है, अद्वितीय छाप होता है। ये अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। ये अंगुली छाप क्या होते हैं, अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान के लिए, निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा है। और लेकिन इसे क्या होता है, शल्य चिकित्सा द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। जो अंगुली के ऊपर क्या होता है बेटा, आगे आगे होता है, वो हम अक्सर पहले क्या होता था कि शुरुआती दौर पर जो अंगुली के आगे जो निशान होते हैं उसको हम डीएनए अंगुली छाप कहा करते थे, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब लोगों को पता लगा इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको मेडिकली, यानी कि क्या कर सकता है, डॉक्टर इसको चेंज कर सकता है, अंगुली के आगे वाले जो निशान को चेंज कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये तो परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित हो गया, तो लोगों ने कहा इसको इसको तो परिवर्तित किया जा सकता है। तो तब क्या किया गया फिर कि व्यक्ति के जो डीएनए का अनुक्रम था, अनुक्रमण जैसे एडेनिन है, फिर ग्वाइनिन है, फिर साइटोसिन है, इनके लगने का, और थाइमिन है, ये इनके लगने का जो क्रम था, क्रम माने पहले किसी को उसमें एडेनिन है, फिर ग्वाइनिन है, ये अनुक्रम है बेटा। इस क्रम को चेक किया गया, इसको देखा गया, ये सब व्यक्ति का अलग अलग है, ये किसी का भी समान नहीं हो सकता। इनका जो लगने का अनुक्रम है वो क्या है, इनके लगने का जो ढंग है वो सबका समान है। और इससे क्या नहीं किया जा सकता है, डॉक्टर भी इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है ना। ये बिल्कुल अद्वितीय होता है। तो इसको इसलिए क्या किया गया, बाद में इसको इसी को अंगुली छाप कहा गया। पहले शुरुआत में किसको कहा गया, तो जो अंगुली के आगे निशान, ऐसे गोल गोल निशान हुआ करते थे इसको, लेकिन डॉक्टरों ने इसको चेंज करना शुरू कर दिया, बदल देते थे। ठीक है ना। तो तब क्या किया गया, डीएनए का जो लगने का अनुक्रम है उसको किस रूप में माना गया, डीएनए अंगुली छाप के रूप में माना गया, है ना। तो ये है, इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। आप चाहो स्क्रीन शॉट खींच लो। ठीक है, ये आएगा, और क्योंकि ये आता है, क्वेश्चन आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना। तो एक तो हो सकता है विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी पहचान करने के लिए, कि कौन अपराधी था उसकी पहचान करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कहीं पर कोई अपराध करता है तो अपराध करने के लिए जो सीबीआई होती है वो अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप देखते हैं, है ना। या उसका कोई ब्लड का सैंपल वहां पे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसी से हम क्या निकाल देंगे, उसका डीएनए का अनुक्रम निकाल देंगे कि उसका डीएनए में किस अनुक्रम में ये लगे हुए, बेस लगे हुए, ये क्षारक लगे हुए, है ना। उसको निकाल करके उसकी पहचान कर सकते हैं, फिर उस व्यक्ति से मिलान करते हैं, क्या ये व्यक्ति यही है। ठीक है ना। दूसरा है बेटा इसमें किसी व्यक्ति के पैतृकता को निर्धारित करने के लिए, कि इसके माता पिता कौन है, ठीक है ना, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर है बेटा, इसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए बच्चों अर्थात जनक का डीएनए की तुलना की जाती है, और बच्चों को बच्चे जो हैं और माता पिता की तुलना की जाती है, यदि किसी दुर्घटना में कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसको भी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनए। ठीक है ना। यदि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा तो कौन व्यक्ति का है ना। जैसे जहाज पे कोई गिरता है तो जहाज पे तो पूरे जल जाते हैं, है ना, तो उनका पता करने के लिए कौन सा व्यक्ति या कौन सी डेड बॉडी किसकी है। ठीक है ना, इस प्रकार। और जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, डीएनए अंगुली छाप। ठीक है ना, या फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का हम इसको में प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये था हमारे पास डीएनए अंगुली छाप। इसके आगे चलते बेटा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या होता है हार्मोन।
हार्मोन क्या होते हैं बेटा? हार्मोन यदि देखें, हार्मोन को अधिकांशतः हम क्या कहते हैं, संदेश वाहक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ देखेंगे, हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य क्या करते हैं, संदेश वाहक का कार्य करते हैं, संदेश पहुंचाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और यह क्या होते हैं, देखो, यह शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। देखो, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है हमारी, कौन कौन सी बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? पहले अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? किसी को मालूम है अंतःस्रावी ग्रंथि? इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि? इंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। देखो, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती, तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती बेटा, ये सीधे अपना सिक्रीशन किस में कर देती? ब्लड में कर देती। देखो यहाँ लिखा हुआ भी, ठीक है ना, सीधे सीधे ही रक्त में देखो, सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाहित कर देते हैं, तो रक्त में प्रवाहित होंगे तो पूरे बॉडी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देता है, यानी कि जो सीधे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपने श्रावण को रक्त में करते हैं, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन हो सकता है, पैंक्रियाज होता है। तो पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अग्न्याशय, ठीक है ना, अग्नाशय होता है। पैंक्रियाज क्या करता है, जो हार्मोन्स होता है उसको सीधे रक्त में डाल देता है, और रक्त में डाल देता है तो सीधे क्या करता है, ये रक्त में इसका प्रभाव रक्त के द्वारा होता है। अन्य हार्मोन्स कहीं विशेष पर्टिकुलर जगह पर स्रावित होते हैं और क्या होते हैं, वो शरीर में प्रत्येक भाग में नहीं पहुंचते, ठीक है ना। तो देखो ये क्या करता है, जो अपने कार्यस्थल पर पहुंचा देती है ना। और रासायनिक हार्मोन्स पेप्टाइड होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यदि हम रासायनिक रूप से देखेंगे तो हार्मोन क्या है बेटा? हार्मोन है पॉलीपेप्टाइड। क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड। इसके कुछ गुण है बेटा जो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसका यदि हम उदाहरण के लिए देखेंगे तो एस्ट्रोजन हो गया, ये पुरुष हार्मोन्स होता है बेटा। एस्ट्रोजन क्या होता है? पुरुष हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। और एंड्रोजन ये महिला हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। देखो, इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है बेटा? इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। और एंड्रोजन जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तथा कुछ अमीनो अम्ल, देखो कुछ अन्य अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न। ये तो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ठीक है ना। और एंड्रोजन हो गया। ये कुछ हार्मोन्स तो हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, और कुछ क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से होंगे? देखो, ये होगा एपिनो, एपिने फेरिन, है ना, एपिनेफ्रेरिन हो गया। और दूसरा है ये नेफ्रेरिन हो गया। तो ये हार्मोन्स क्या है, ये हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कुछ क्या है, कुछ क्या है बेटा इसमें, अमीनो अम्ल, है ना। चलो इसको मैं डिटेल में कल बताता हूँ आपको।